हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस जानवर को पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर माना जाता है? ऑप्शन ए अफ्रीकी हाथी, ऑप्शन बी ध्रुवीय भालू, ऑप्शन सी ब्लू व्हेल और ऑप्शन डी जिराफ। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। तेजस्वी यादव का ऐलान, संविदा कर्मचारियों को स्थायी करेंगे, 2 लाख जीविका दीदी परमानेंट होंगी, सरकार बनते ही सैलरी 10,000 से 30,000 रुपए कर देंगे। महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पटना में तेजस्वी यादव ने 22 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े ऐलान किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही जीविका दीदियों को स्थायी करेंगे, उनकी सैलरी 10,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर देंगे। तेजस्वी यादव ने संविदा कर्मचारियों को भी परमानेंट करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार संविदा कर्मचारियों का शोषण कर रही है। इसके साथ ही तेजस्वी ने सरकार बनने पर मां योजना, एम से मकान, ए से अन्न और ए से आमदनी लॉन्च करने की बात कही है। इसके साथ ही तेजस्वी ने कहा कि हम बेटी योजना भी लाएंगे। बी मतलब बेनिफिट, ई मतलब एजुकेशन, टी मतलब ट्रेनिंग और आई मतलब इनकम। जजों को मिलेगा 3% महंगाई भत्ता, कर्मचारियों को इंतजार, न्यायाधीशों को डीए देने के आदेश जारी। एमपी सरकार ने अभी नहीं लिया फैसला। मध्य प्रदेश के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को जहां महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है, वहीं राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा के अधिकारियों को राहत दी है। सरकार ने उनका केंद्र के समान 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने को आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही अन्य न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों को 58% डीए का भुगतान किया जाएगा। विधि और विधायी कार्य विभाग ने एमपी हाईकोर्ट जबलपुर के रजिस्ट्रार जनरल को भेजे गए निर्देश में कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय व्यय विभाग ने 1 जुलाई 2025 से 3% बढ़ा महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है। इसके तहत मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा, वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभों का पुनर्निरीक्षण नियम 2022 के नियम 9 के अंतर्गत ये बढ़ोतरी न्यायिक सेवा अधिकारियों पर भी लागू होगी। ईएमआई और बिजली बिल जैसे सभी मैंडेट एक जगह दिखेंगे। यूपीआई ट्रांजैक्शन की शिकायत जल्द सुलझेगी। एनपीसीआई का एआई असिस्टेंट यूपीआई हेल्प लॉन्च। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने यूपीआई हेल्प लॉन्च किया है। ये एक एआई पावर्ड असिस्टेंट है जिसे यूजर्स के डिजिटल पेमेंट से जुड़े हुए सवालों के जवाब देने के लिए बनाया गया है। अभी ये टेस्टिंग फेज में है और ये 21 अक्टूबर 2025 को लाइव हुआ है। एआई से बने कंटेंट पर लेबल लगाना होगा। आईटी मिनिस्ट्री ने नया ड्राफ्ट जारी किया। साफ साफ मार्क होगा कि कंटेंट असली है या एआई वाला। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 22 अक्टूबर को आईटी रूल्स 2021 में कुछ बदलावों का ड्राफ्ट जारी किया है। यह डीप फेक और एआई से बने कंटेंट को लेबल करने और ट्रेस करने के लिए है। मतलब ये कि साफ साफ मार्क होगा कि कंटेंट एआई है या फिर असली वाला नहीं है। आपको बता दें कि इससे मिस इन्फॉर्मेशन और चुनावी धांधली जैसी प्रॉब्लम पर लगाम लगेगी। मिनिस्ट्री का कहना है कि इंटरनेट को ओपन, सेफ, ट्रस्टेड और अकाउंटेबल रखने के लिए ये जरूरी है। मंत्रालय ने स्टेक होल्डर्स से फीडबैक मांगा है और इसे 6 नवंबर तक ईमेल पर भेज सकते हैं। महागठबंधन में सीटों पर तनातनी बढ़ी। लालू तेजस्वी से मिले अशोक गहलोत, कहा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सब कुछ साफ हो जाएगा। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों और साझा घोषणा पत्र को लेकर खींचतान बढ़ गई है। मामला सुलझाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत को पटना भेजा। वहीं गहलोत बुधवार सुबह पटना पहुंचे। उन्होंने आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव और लालू यादव से उनके आवास पर 1 घंटे तक मुलाकात की। गहलोत ने कहा कि लालू जी से और तेजस्वी यादव जी से हमारी बातचीत हो गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सब कुछ उसमें स्पष्ट हो जाएगा। दिल्ली में छठ पूजा, यमुना किनारे 17 मॉडल घाट बनेंगे, सफाई अभियान शुरू। सीएम गुप्ता बोली, श्रद्धालुओं पर दर्ज सभी पुराने केस वापस होंगे। बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में इस बार छठ महापर्व को दिवाली जैसी भव्यता के साथ मनाया जाएगा। इसलिए यमुना नदी के किनारे 17 मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालु साफ सुरक्षित वातावरण में पूजा कर सके। पूरे शहर में करीब 1500 घाटों पर छठ पूजा होगी। सीएम गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार का फोकस सफाई और श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर है। इसके लिए सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें सांसद, विधायक और पार्षद अपने अपने क्षेत्रों के घाटों पर जाकर साफ सफाई अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि यमुना किनारे छठ पूजा करने पर दर्ज पुराने सभी केस वापस लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2021 में पिछली सरकार ने कई श्रद्धालुओं के खिलाफ धारा 188
सार्वजनिक आदेश उल्लंघन के तहत FIR दर्ज की थी, जिनको वापस लिया जाएगा। भारत S-400 के लिए 10,000 करोड़ रुपए की डील करेगा, रूस से और मिसाइलें खरीदेगा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को गिराया था। भारत अपने मौजूदा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रूस से 10,000 करोड़ रुपए की मिसाइलें खरीदने वाला है। इसके लिए रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को 23 अक्टूबर को होने वाली डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल की बैठक में मंजूरी दे सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के S-400 सिस्टम ने अहम भूमिका निभाई थी। बताया गया है कि इसमें पाकिस्तान के 5-6 लड़ाकू विमानों और एक जासूसी विमान को 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मार गिराया और वायुसेना ने S-400 को भारत की हवाई सुरक्षा रणनीति का गेम चेंजर बताया है। मध्य प्रदेश में अब हर जिले में दवाइयों की जांच की तैयारी। 211 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। जहरीले सिरप से 26 बच्चों की जान गई थी। मध्य प्रदेश में जहरीले सिरप से 26 बच्चों की मौत के बाद अब राज्य सरकार दवाइयों में होने वाली मिलावट की जांच माइक्रो लेवल पर कराने की तैयारी कर रही है। इसके लिए दवाइयों की जाँच के पूरे सिस्टम को अपग्रेड करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। दावा है कि जिलों में मोबाइल वैन की मदद से जाँच की जाएगी और इस बदलाव पर करीब 211 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। यह प्रस्ताव राज्य औषधि सुरक्षा और नियामक सुदृढ़ीकरण योजना के तहत केंद्र सरकार को भेजा गया है। अब तक दवाइयों की जांच सिर्फ भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर तक सीमित थी, लेकिन अब हर जिले में ड्रग इंस्पेक्टर का स्वतंत्र कार्यालय बनाया जाएगा। इसके लिए 110 करोड़ रुपए का प्रावधान है और 50 करोड़ रुपए की लागत से चारों स्टेट ड्रग लैब को अपग्रेड किया जाएगा। बैंकिंग नियमों पर RBI ने लोगों के सुझाव मांगे। साइबर फ्रॉड 3 दिन में बताने पर बैंक की जवाबदेही होगी। अप्रैल 2026 तक लागू होंगे नियम। अगले 3-4 महीनों में आपके बैंक के कामकाज में कई बड़े बदलाव आने वाले हैं। RBI ने 238 बैंकिंग नियमों के ड्राफ्ट जनता के लिए जारी किए हैं और इन पर 10 नवंबर तक सुझाव मांगे गए हैं। और RBI के पूर्व गवर्नर R गांधी ने कहा कि नियामक कानूनों में पहली बार ड्राफ्ट जनता के सामने जारी करके उनसे सुझाव मांगे जा रहे हैं। नए नियम 2026 की शुरुआत से लागू होंगे और प्रस्तावित सुधारों के तहत साइबर फ्रॉड के मामलों में यदि ग्राहक 3 दिन में जानकारी देता है तो उसकी जवाबदेही शून्य होगी। अगर बैंक समय पर कार्रवाई नहीं करते तो उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। चोरी या लापरवाही की स्थिति में बैंक को लॉकर किराए पर 100 गुना तक हर्जाना देना होगा। सामान्य खातों की KYC 10 साल में एक बार, मध्यम जोखिम वालों की 8 साल में और उच्च जोखिम वालों की हर 2 साल में करनी होगी। अमेरिका में फूड डिलीवरी करके गुजारा कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी। 22 दिन से सैलरी नहीं। ट्रंप का प्रस्ताव 11वीं बार गिरा। दूसरा सबसे लंबा शटडाउन। अमेरिका में कई सरकारी कर्मचारियों को अब फूड डिलीवरी या फिर अस्थायी नौकरियों करके गुजारा करना पड़ रहा है। वे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने और EMI भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दरअसल देश में लगे हुए शटडाउन की वजह से 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रुकी हुई है। अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुआ सरकारी शटडाउन अब 22वें दिन में पहुंच गया है और संसद के ऊपरी सदन सीनेट में 20 अक्टूबर को फंडिंग बिल पर 11वीं बार वोटिंग हुई है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव को फिर से खारिज कर दिया गया है। ऐसे में ये अमेरिकी इतिहास का दूसरा सबसे लंबा शटडाउन बन रहा है। चीनी प्रोडक्ट्स कम बिके। 87% ने भारतीय सामान खरीदा। दिवाली पर 6,05,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार हुआ, पिछले साल से 25% ज्यादा। इस बार दिवाली फेस्टिव ट्रेड 25% बढ़कर 6,05,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसमें से 5,40,000 करोड़ रुपए की बिक्री सामान से हुई है और 65,000 करोड़ रुपए सर्विसेज से आई है। पिछले साल यानी कि 2024 में ये आंकड़ा 4,25,000 करोड़ रुपए का था। ये आंकड़े 21 अक्टूबर 2025 को कैट की इस रिपोर्ट से सामने आए हैं और इस रिपोर्ट का नाम रिसर्च रिपोर्ट ऑन दिवाली फेस्टिवल सेल्स 2025 है, जो कि 60 बड़े डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर सर्वे से बनी है। इसमें स्टेट कैपिटल्स, टियर 2 और टियर 3 सिटी शामिल हैं। सोना 5 दिन में 5,677 रुपए गिरा, 1,24,000 पर आया। चांदी भी रिकॉर्ड हाई से 25,000 रुपए सस्ती हुई, 1,52,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है चांदी। दिवाली के बाद सोना चांदी के दाम में भारी गिरावट देखने को मिली है। सोना अपने ऑल टाइम हाई से 5,677 रुपए कम हुई है और चांदी भी रिकॉर्ड हाई से 25,599 रुपए सस्ती हो गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 22 अक्टूबर को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 3,726 रुपए घटकर 1,23,907 रुपए के स्तर पर आ गया। इससे पहले ये 20 अक्टूबर को 1,27,633 रुपए पर था। वहीं 17 अक्टूबर को सोने ने 1,29,500
584 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी के दाम 10,549 रुपए घटकर 1,52,501 रुपए प्रति किलो पर आ गए हैं। इससे पहले चांदी 1,63,050 रुपए प्रति किलो थी। वहीं 14 अक्टूबर को चांदी 1,78,100 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंची थी। सोनम वांगचुक की हिरासत का मामला एडवाइजरी बोर्ड तक पहुंचा। पत्नी ने एडवाइजरी बोर्ड व सरकार को भेजा रिप्रेजेंटेशन, आरोपों को बताया निराधार। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हिरासत के खिलाफ उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने एक और कदम उठाया है। अंगमो ने इसकी जानकारी साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उन्होंने वांगचुक की ओर से राज्य सरकार, केंद्र सरकार और एडवाइजरी बोर्ड को रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया है। उल्लेखनीय है कि सोनम वांगचुक को पिछले दिनों NSA के तहत हिरासत में लिया गया था, जिसका देश भर में विरोध और कानूनी चुनौती जारी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई कर रहा है, जबकि वांगचुक की पत्नी कानूनी लड़ाई की अगुवाई कर रही हैं। गीतांजलि के इस कदम को वांगचुक की जल्द रिहाई की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। गंगोत्री धाम के कपाट बंद, फूलों से सजा परिसर, सेना ने पारंपरिक धुन बजाई। मां गंगा आएंगी मुखवा, 7 लाख से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। खबर है कि उत्तरकाशी स्थित चारधाम यात्रा के प्रमुख तीर्थस्थल गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को सुबह 11:36 पर बंद कर दिए गए। सुबह धार्मिक परंपरा के अनुसार साल की आखिरी पूजा की गई। इस मौके पर मंदिरों को फूलों, झालरों और दीपों से भव्य रूप से सजाया गया और मां गंगा के जयकारों से पूरा धाम गुंजायमान रहा। कपाट बंद होने से पूर्व मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों की देखरेख में मां गंगा की भोग मूर्ति व उत्सव डोली का शास्त्रों में वर्णित पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद सेना बैंड की अगुवाई में डोली मुखीमठ के मुखवा गांव के लिए रवाना हुई। डोली के प्रस्थान के दौरान श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे के जयघोष के साथ मां गंगा को विदा किया। पंजाब डीआईजी भुल्लर अब ईडी के रडार पर। रिटर्न में 18 करोड़ की सालाना इनकम दिखाई। घर में ही मिल चुका है 7.5 करोड़ कैश। अपनी कोठी से 7.5 करोड़ रुपए कैश के साथ पकड़े गए पंजाब पुलिस के सस्पेंडेड डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर अब ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के रडार पर हैं। चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में बंद भुल्लर के खिलाफ किसी भी समय इनकम से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाने का केस दर्ज किया जा सकता है। सीबीआई ने 16 अक्टूबर को भुल्लर को मंडी गोविंदगढ़ के एक व्यापारी से 8 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में अरेस्ट किया था। जांच एजेंसी को भुल्लर के घर से सर्च के दौरान 7.5 करोड़ रुपए कैश के अलावा 2.5 किलो सोना, 24 महंगी घड़ियां, विदेशी शराब समेत प्रॉपर्टी के तकरीबन 50 दस्तावेज मिले। इनमें कई बेनामी प्रॉपर्टी हैं। चिदम्बरम बोले, लोकपाल को BMW कारों की क्या जरूरत। सुप्रीम कोर्ट के जज भी साधारण गाड़ियों से जाते हैं। लोकपाल ने 5 करोड़ का टेंडर निकाला था। भारत के लोकपाल कार्यालय के 7 हाई एंड BMW 330 Li लॉन्ग व्हील बेस लग्जरी कारें खरीदने के फैसले की कांग्रेसी नेताओं ने आलोचना की है। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज साधारण सेडान कारों का इस्तेमाल करते हैं तो लोकपाल के अध्यक्ष और 6 सदस्यों को BMW जैसी महंगी कारों की क्या जरूरत है। वहीं अभिषेक सिंघवी ने एक्स पर लिखा कि भ्रष्टाचार विरोधी संस्था को अब अपने सदस्यों के लिए BMW कारें खरीदते देखना दुखद है। यह ईमानदारी के रखवाले कम, विलासिता के पीछे भागने वाले ज्यादा लगते हैं। बेल्जियम कोर्ट बोला, मेहुल चौकसी के अपहरण का सबूत नहीं। प्रत्यर्पण से बचने के लिए भारत पर एंटीगुआ में किडनैप कराने के आरोप लगाए गए थे। बता दें कि बेल्जियम की एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील ने कहा है कि भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के एंटीगुआ में अपहरण का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी कि कागजी सबूत नहीं है जिसमें ये साबित हो सके कि भारतीय अधिकारियों के कहने पर ऐसा हुआ है। कोर्ट का ये फैसला चौकसी के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ कर सकता है। दरअसल चौकसी भारत आने से बचने के लिए सभी संभावित कोशिश कर रहा है और इसी कड़ी में उसने जून 2022 भारत की सरकार और भारतीय एजेंट्स पर एंटीगुआ में हनी ट्रैप के जरिए अपहरण का केस किया था। चौकसी के मुताबिक उसका अपहरण मई 2021 में भारतीयों ने किया था। मामले की सुनवाई में भारत ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। बेंगलुरु की खस्ताहाल सड़कें, चिदम्बरम बोले, दिक्कत पैसों की नहीं, काम की निगरानी की जाए। किरण शॉ ने कहा था, मैं 10 सड़कें बनवा दूंगी। बेंगलुरु की खस्ताहाल सड़कों पर बायोकॉन चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ के ऑफर का कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम ने स्वागत किया।
चिदम्बरम ने कहा कि दिक्कत पैसों की नहीं बल्कि काम के सही तरीके से न होने की है। सरकार को काम के ठेके के अलावा काम की निगरानी के लिए भी किसी कंपनी को ठेका देना चाहिए। दरअसल किरण सौ ने 19 अक्टूबर को कहा था कि बेंगलुरु का इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बिगड़ता जा रहा है। अगर सरकार सड़कों की मरम्मत नहीं कर सकती तो मैं खुद 10 सड़कें बनवा दूंगी। इस पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में एक जनसभा में कहा था कि जिन लोगों ने यहाँ कारोबार शुरू किया वे आगे बढ़े, बड़ा होने के बाद वे भूल गए कि वे किस रास्ते से आगे बढ़े हैं। केरल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हेलीकॉप्टर गड्ढे में फंसा। पुलिस फायर स्टाफ ने धक्का मारकर निकाला। प्रेसिडेंट सबरीमला मंदिर में दर्शन करने जा रही थी। केरल पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हेलीकॉप्टर उतरने के बाद गड्ढे में फंस गया। मौके पर मौजूद पुलिस और अग्निशमन कर्मचारियों ने भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर को धक्का देकर गड्ढे से निकाला। प्रेसिडेंट सबरीमला मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रही थी। बता दें कि यह घटना केरल के पथानामथिट्टा स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में हुई है, जहां हेलीपैड जल्दीबाजी में बनाया गया था। घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों ने कहा कि कंक्रीट पूरी तरह से जमा नहीं पाया था, इसलिए जब हेलीकॉप्टर उतरा तो वह उसका भार नहीं सह पाया और एक तरफ झुकने लगा। जहां इसके पहिए जमीन को छू रहे थे वहां गड्ढे बन गए। राजद प्रत्याशी लल्लू मुखिया के काफिले पर पथराव। बाढ़ के बेढ़ना गांव में प्रचार करने पहुंचे थे। कहा ललन सिंह के इशारे पर किया गया हमला। बता दें कि पटना के बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के राजद प्रत्याशी लल्लू मुखिया के काफिले पर पथराव किया गया। ये बुधवार सुबह 11 बजे लल्लू मुखिया बेढ़ना गांव पहुंचे थे और गांव के दुर्गा स्थान के पास ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। ग्रामीणों से मिलने के बाद वो जा रहे थे। इसी दौरान 20 युवकों ने नारेबाजी करते हुए पथराव करना शुरू कर दिया। लल्लू मुखिया ने आरोप लगाया कि हमला केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के इशारे पर हुआ है। 2 दिन पहले ही ललन सिंह ने बाढ़ में एक भाषण के दौरान कहा था कि लल्लू मुखिया जहां से आया है उसे वहीं भेज देंगे और आज ये घटना हुई है। कैंडिडेट नहीं मिला तो नाचने वाले को उतार दिया। छपरा में सम्राट चौधरी ने खेसारी पर कसा तंज। बोले बिहार में फिर से लौट सकता है जंगल राज। सारण जिले के छपरा विधानसभा सीट पर एनडीए का औपचारिक चुनाव प्रचार अभियान शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रिविलगंज प्रखंड के विजय राय के टोला गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए उम्मीदवार छोटी कुमारी के पक्ष में जन समर्थन मांगा। वहीं आपको बता दें कि जनसभा में सम्राट चौधरी का भाषण उस समय चर्चा में आया जब उन्होंने छपरा से आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि छपरा से जब कोई उचित उम्मीदवार नहीं मिला तो अब नाचने वाले को चुनाव में उतार दिया गया। आज का सुविचार, गलती पीठ की तरह होती है, सिर्फ औरों की दिखती है, अपनी कभी नहीं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।